पेपर टू फ्लो चार्ट्स में आपके पास मौजूद हैं ये। इसके सिर्फ आपको डायग्राम के स्ट्रक्चर यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जब भी आपके फ्लो चार्ट को शुरू करना होता है, यानी कि आप बेसिकली कोड को उसकी सीक्वेंस में ड्रॉ करते हो फ्लो चार्ट्स में। तो स्टार्ट और एंड जो है ना, जैसे एक ओवल शेप्ड ड्राइंग में आप अपना स्टार्ट और एंड बनाते हो। वी डिफाइन द स्टार्ट ऑफ द कोड एंड द एंड ऑफ द कोड। कोई भी इनपुट ऑपरेशन होना हो या आउटपुट ऑपरेशन होना हो तो उसको इस पैरेललोग्राम में ड्रॉ किया जाता है। असाइनमेंट स्टेटमेंट दो तरह से लिखी जा सकती है, या तो सेट ए टू 51 या ए को ऐसे एरो ड्रा करके 51। दोनों सूरतों में ए को 51 असाइन हो जाएगा। असाइनमेंट स्टेटमेंट में आप इस रेक्टेंगल में लिखते हो। आपके पास फिर आ जाता है कोई भी फंक्शन या प्रोसीजर। ये फंक्शन या प्रोसीजर कॉल करना होता है ना, तो उसको इस तरह से आप सिगार नुमा शेप, मतलब रेक्टेंगल के अंदर ही दो साइड पे दो लाइंस ड्रॉ करके बनाते हो, जिससे क्या फंक्शन या प्रोसीजर कॉल कर सकते हो। और जो आपकी इफ स्टेटमेंट होती है, इफ स्टेटमेंट जो होती है वो आपके पास इस तरह से एक डायमंड में बनाई जाती है, जिसके अंदर की कंडीशन आप अंदर लिखते हो। अंदर नो साइडवेज होता है, यस नीचे होता है। ऑल दो यस आप साइडवेज और नो नीचे भी कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं होता आपको, ये मना नहीं है, इतना फिक्स नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि कोई भी एरोज जब इनको ज्वाइन करने के लिए एरोज बनाए जाते हैं, तो वो जो एरोज होते हैं ना, इसमें ड्राइंग टूल्स होते हैं मेरे ख्याल से, किधर के ड्राइंग टूल्स मेरे। अच्छा, इस बारे में ड्राइंग टूल्स नहीं है। हेलो, कोई ड्राइंग टूल? हाँ हाँ, इस पे बेसिकली जो है ना, क्या कहते हैं, आप इस एरो के थ्रू इनको ज्वाइन करते हैं। तो कभी भी आपने जो है ना एरो ऐसे नहीं करना कि आप एरो साइडवेज इधर ले आओ, ये नहीं करना। हमेशा एरो ऊपर से ही नीचे आएगा। मतलब ये इसके जो है ना, जौन सा भी बॉक्स है, चाहे वो इनपुट है, चाहे वो स्टार्ट है, चाहे वो एंड है, इसको यहाँ से एरो ऊपर से ही लगेगा। और सिर्फ इफ स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर की ये साइडवेज की ऑप्शन भी होती है कि आप यहाँ पे नो को निकाल लो, या यहाँ पर आप यस ले लो। ठीक है। सही। इसमें एक आखिरी चीज़ यहाँ पे ये है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन इज नॉट रिकॉर्ड इन फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स पे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया जाता। वेरिएबल जो भी आप बना रहे हो, ये एज्यूम किया जाता है कि वो वेरिएबल पहले से एग्जिस्ट करता होगा, डिक्लेयर होगा। इनिशियलाइजेशन करनी होती है, डिक्लेरेशन की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। ये वैसे ये इतना गंदा लिखता है, तो खैर जो भी है। तो शेप्स के ऊपर ही स्टडी करनी थी हमने। इसके बाद जो है क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर और कुछ नहीं है सिवाय ये कि सूडो कोड्स आपको गिवन होंगे, कोड्स आपको गिवन या सिचुएशन गिवन होगी, उसके मुताबिक आपने ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक लेवल का, कि आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, कि एक फ्लो चार्ट गिवन है और इसका मुतल्लिका मैं मुतल्लिका कह रहा हूँ, मेरा मतलब इसका मैचिंग जो है आपने सूडो कोड लिखना है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको नजर आ रहा है कि इस पे काउंट को सेट किया गया 1 पर। याद रहे कि मैंने आपको बताया था कि फ्लो चार्ट से कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना होता, बस आप डायरेक्टली कोड लिखना शुरू कर देते हो। तो सबसे पहले काउंट सेट हुआ है 1 पर, फ्लैग सेट हुआ है फॉल्स पर। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इफ कंडीशन लग गई है, ये इफ के साथ लिखा जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें लूप पता है कैसे आइडेंटिफाई होता है। आप देख सकते हो कि ये चीज पूरी की पूरी घूम के वापस इसकी तरफ आ रही है। एक काउंट वेरिएबल है और इस काउंट के मुताबिक ये पूरा घूम के यहाँ पे वापस आ रहा है। तो इसका पता है क्या मतलब है, कि क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है विद अ काउंट एंड बुलियन कंडीशन, इससे हमने अंदाजा लगाया कि ये चीज़ इन लूप चल रही है। ये चीज़ एक लूप में चल रही है, जिस वजह से कि हम यहाँ पे अपने पास लूप लगाएंगे वाइल का। वैसे तो ये एफ कंडीशन भी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि घूम के वापस आ रही थी, इस वजह से हमें आइडेंटिफाई हो कि वाइल है। वरना आप इसे रिपीट इंटरवल के साथ भी कर लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाइल फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स एंड काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5। वाइल फ्लैग is equal to false and count is less than equal to 5। क्या किया जाएगा कि अगर वो उससे लेस है तो आप पहले रीबूट कॉल करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉल रीबूट। रीबूट कॉल होने के बाद, एक ब्रैकेट नहीं लगाया, रीबूट रीबूट कॉल होने के बाद काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। ये इसके अंदर लिखना चाहिए था मुझे।
उसके बाद जो है कहते हैं आपका काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1, काउंट को हम कर देंगे काउंट +1, एंड उसके बाद आपके पास फ्लैग जो है सेट हो जाएगा, जिसमें फ्लैग सेट हो जाएगा चेक पर। चेक पे सेट होने के बाद आपको नजर आ रहा है कि घूम के वापस की तरफ आ गया, तो इधर आ जाएगा आपके पास एंड वाई। और इधर आप देख सकते हो कि एंड वाइल के बाद उसने पूछा कि इस फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, यस है तो आपने अलर्ट 27 कॉल कर देना, नो है तो एंड कर देना। तो आपके पास आ जाएगा इधर, उसके बाद इफ स्टेटमेंट लग जाएगी, इफ फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, देन आप क्या करोगे, देन आप यहाँ पे कॉल करोगे अलर्ट 27 एंड इफ। ये पूरा जो है आपके पास इसका इस फ्लो चार्ट का कोड इस तरह से बना है। कोई सवाल इसके अंदर? Nope. अच्छा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं यहाँ पर अगला से क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जिसके अंदर वो हमसे कहता है कि an algorithm will input an integer value, jump to step 6 is the value 0। integer value input करानी है, sum and count the positive values, sum and count the negative values, repeat from step 1, output the two sum values and two count values। यानी कि कब आपने आउटपुट करना है, जब आपके पास इनपुट 0 आ जाए, वरना आपने पॉजिटिव वैल्यूज का सम और काउंट रखना है, नेगेटिव वैल्यूज का सम और काउंट रखना है रिपीटेडली, जब तक कि आपके पास वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ जाती। इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जो है आप इधर अच्छा पेपर में प्लीज़ 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 ये पेंसिल से बनाना, इसकी लेबलिंग भी पेंसिल से करनी है, इसके अंदर लिखना भी पेंसिल से है, इसकी डायग्राम ड्राइंग भी पेंसिल से करनी है, पेन से ना करने लग जाना, क्योंकि अगर काटना पड़ गया तो लग पता जाएगा। और वो तो सर्किट्स वगैरह लॉजिक गेट्स वगैरह भी पेंसिल से करनी है सब कुछ, जी जी मतलब बिल्कुल ग्राफ वगैरह। बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो इधर आ जाएगा आपके पास स्टार्ट, स्टार्ट आ गया। उसके बाद मैं यहाँ से एरो नीचे लेके जाता हूँ, एरो नीचे लेके आने के बाद जो है हम अपने पास सबसे पहले वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लेंगे। दो काउंट वेरिएबल्स हैं हमारे पास और दो सम वेरिएबल्स हैं। इधर हम रेक्टेंगल बना लेते हैं कि इधर जो है हम अपने पास नेगेटिव टोटल को सेट कर देंगे 0 पर, और पॉजिटिव टोटल को भी सेट कर देंगे 0 पर। उसके बाद इन दोनों के काउंट्स रखेंगे, ठीक है, इन दोनों के काउंट आ जाएंगे हमारे पास। सबसे पहले नेगेटिव काउंट 0 एंड पॉजिटिव काउंट 0। ये चार वैल्यू 0 पे सेट होने के बाद अब हम यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेंगे ऑफ अ नंबर, यूज़र से इनपुट लिया जाएगा ऑफ अ नंबर। इनपुट नम, एंड इधर अब कंडीशन लग जाएगी, कंडीशन लगेगी इस तरह से, इधर आप डायमंड ड्रॉ करेंगे, इज नम इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क। अब अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो फिर हम आगे चेक करेंगे क्या ये हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इधर आप लिख देंगे नो, कि ये अगर आपके पास 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर आप इधर अगली स्टेटमेंट लगेगी कि क्या ये 0 से बड़ा है या छोटा है। इज नम ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, अगर तो ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव है, यस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको अपने पास इंक्रीमेंट कर लेंगे, सबसे पहले अपने पास पॉजिटिव काउंट को, एंड उसके बाद जो है यहाँ पर हम इसको टोटल में ऐड कर देंगे, पॉजिटिव टोटल, पॉजिटिव टोटल प्लस नम। अच्छा, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0 नहीं है तो इसका मतलब ये कि वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 वाली कंडीशन तो ऊपर चेक हो गई, तो इसका मतलब ये कि अब वो नेगेटिव है,
नो। तो इधर जो है हम अपने पास क्या करेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव काउंट को इंक्रीमेंट किया जाएगा बाय 1। नेगेटिव काउंट इंक्रीमेंट होने के बाद जो है इधर हम इसको अपने पास ऐड कर देंगे इन द टोटल। ओ सॉरी, प्लस ना, ये ऐड होने के बाद इन दोनों को जो है क्या किया जाएगा कि इन दोनों को रोटेट करके वापस हम कंडीशन के ऊपर ले जाएंगे, नेक्स्ट इनपुट के लिए ले जाएंगे। ये इधर इस लाइन के साथ आएगा, ये लाइन वापस घूमेगी ऊपर, एंड ये लाइन जाकर इस वाले एरो को मिल जाएगी जहां पर नेक्स्ट इनपुट लिया गया था। इसके साइडवेज नहीं लगाना, इस एरो के हम साइडवेज लगा सकते हैं लेकिन शेप के साइडवेज नहीं लगाना। एंड जब आपका नंबर जो है वो आ गया इक्वल टू 0, तो इधर यस वाली स्टेटमेंट आपके नीचे आएगी, जिधर आप यहाँ पर सबसे पहले जो है इनके काउंट्स और टोटल्स आउटपुट कर दोगे, एक अपने पास पैरेललोग्राम बनाओगे। आउटपुट नेगेटिव काउंट, नेगेटिव टोटल, पॉजिटिव काउंट, कॉमा पॉजिटिव टोटल। ये सारे आउटपुट होने के बाद आप यहाँ पर लाकर इसको एंड कर दोगे। अच्छा, ये वैसे जिस तरह से मैंने इसको एक साथ लिखा है ना इसमें, तो आउटपुट के लिए तो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन जब ये इनिशियलाइजेशन होती है तो प्रेफर करना कि इसको सेपरेटली लिख लो, लेकिन अगर एक साथ भी लिख लिया तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन हाँ, इधर जो है कोशिश करना कि सेपरेट कर सको, वरना इधर इस तरह से इनपुट आउटपुट करने में कोई मसला नहीं होता। अच्छा, और ये जैसे ये इंक्रीमेंट वगैरह की स्टेटमेंट्स हैं, तो इन स्टेटमेंट्स को सेपरेटली लिखना, लेकिन इनिशियल वैल्यूज के लिए आप ये कर सकते हो बस। अच्छा, कोई सवाल इसके अंदर? Nope. अच्छा, उसके बाद अगले क्वेश्चन में वो हमसे कहता है कि a string may consist of several words separated by spaces. For example, a string never, odd or even becomes a palindrome if the spaces are removed. आपके पास अगर ये स्ट्रिंग के ये स्पेसेस रिमूव कर दिए जाएं तो ये पैलिंड्रोम बन जाएगा। कैसे? कि क्योंकि अगर आप इसको उल्टा भी पढ़ो तो ये नेवर ऑड और इवन ही बनता है। तो नेवर ऑड और इवन, नेवर ऑड और इवन becomes a palindrome if the spaces are removed. The following flowchart represents an algorithm to produce an out string by removing the spaces of the string in string. इन स्ट्रिंग के स्पेसेस रिमूव करके ये आउट स्ट्रिंग बना देता है। इसकी लेबलिंग करनी है। लेबलिंग कैसे होगी इसकी? कि आपके पास स्टार्ट है, इंडेक्स सेट हुई हुई है 1 पर, उसके बाद ए है सेट आउट स्ट्रिंग टू ब्लैंक स्ट्रिंग। बी आपकी कंडीशन है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि नो के केस में और कंडीशन लग रही है। ई आ गया आपके पास, डी आ गया, जी एंड एफ आ गया। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें कि एफ एंड जी, ई को उसने बताया है कि ई जो है इट इज एन इंडेक्स की इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है, इंडेक्स की इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है। इसका मतलब कि ये लूप कहाँ से शुरू हो रहा होगा? क्योंकि करेक्टर बाय करेक्टर चेक कर रहा है ना, ये करेक्टर बाय करेक्टर क्योंकि चेक करके स्पेसेस को रिमूव करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बी में क्या कंडीशन आएगी? इज इंडेक्स ग्रेटर देन लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग, इज इंडेक्स ग्रेटर देन लेंथ इन स्ट्रिंग। आप देख सकते हो कि उसके बाद यहाँ पर नो आ गया, अभी ग्रेटर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक करेक्टर को उठाकर स्पेस से कंपेयर करेंगे इधर। कैसे? कि इज मिड इन स्ट्रिंग इंडेक्स 1 इज इक्वल टू अ स्पेस करेक्टर। क्या स्पेस करेक्टर की इक्वल है? अच्छा, एफ का क्या मतलब है कि एफ जो है किस तरह पॉइंट कर रखा है? स्पेस करेक्टर की इक्वल है। तो अ, अगर तो ये स्पेस करेक्टर की इक्वल है तो क्या करेंगे हम? तो So G yes होगा और F no होगा ना?
जी ये स्वैप भी हो सकता है, डिपेंडिंग करता है कंडीशन पर, कि ई का तो उसे बता दिया ना कि इंडेक्स इंक्रीमेंट हो रही है, तो अगर तो स्पेस करेक्टर के इक्वल है तो हम क्या करेंगे? स्पेस को रिमूव, सिलेक्शन। आउटस्ट्रिंग में जो है हमने करना है कि अगर ये स्पेस के इक्वल नहीं है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू स्पेस, तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, तो जी नो होगा एंड एफ यस होगा। अगर वो नॉट इक्वल टू स्पेस है तो उस वाले करेक्टर को उठा के आउटस्ट्रीम में कॉन्केटिनेट कर देंगे ना, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जी को सेट कर देते हैं नो पर, कि स्पेस नहीं है। एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पर उसके बाद, कि हम यहाँ पर आउटस्ट्रिंग को सेट कर देते हैं कॉन्केटिनेटेड विद मिड इन स्ट्रिंग इंडेक्स 1। हमने इसको कॉन्केटिनेट, अगर स्पेस वेक्टर की इक्वल नहीं है तो हमने इसको सेट कर कॉन्केटिनेट कर दिया है, एंड अगर वो स्पेस वेक्टर की इक्वल है तो बस उसको इग्नोर कर देना। तो यहाँ पर एफ आके बस यस हो जाएगा। ये लो। कोई सवाल इसके अंदर? नोप। अच्छा, उसके बाद जो है कहते हैं आपके पास ये फ्लो चार्ट कितने मार्क्स के मतलब यूजुअली आता है P2 में? 4 मार्क्स का ये है, 6 मार्क्स का ये है। नहीं, ये फ्लो चार्ट इसका भी 4 नंबर का ही है। ये वाला फ्लोट 6 नंबर का है। 4 से 6 नंबर का बन रहा है ऑलमोस्ट। सही। उसके बाद आपके पास ये आ जाता है क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा ही है। इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज प्रोड्यूस्ड ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू दैट नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू दैट नंबर तक उस नंबर का फैक्टोरियल होता है। फॉर एग्जांपल, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज गिवन बाय 1 into 2 into 3 into 4 into 5। फैक्टोरियल ऑफ 7 इस तरह से निकाला जाता है। फैक्टोरियल ऑफ सही। 1 तो 1 होता है। क्या? फ्लो चार्ट नहीं है सही, तो सूडो कोड बोले इसने। वो उसका असल में पहला पार्ट ही है ना, उसके बाद उसने ये भी दिया है। ये उसने दिया है ना। वैसे तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है इसको सूडो कोड लिखने की, ये तो आप लिख ही लोगे। चलो इसे फ्लो चार्ट वाला पार्ट देख लेते हैं कि फ्लो, क्योंकि ये वो उसका वो कॉम्प्लेक्स फैक्टोरियल वाला सवाल नहीं है, डायरेक्टली फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का सवाल है। वो पहले मैंने तो उल्टा आया था ना कि उसने उसको आपको वो आंसर दिया था, बेस नंबर कैलकुलेट करना था, वो चीज़ थी। ये तो सिंपल फैक्टोरियल है। हम्म। ये सिंपल सही। वही, वो बेसिकली ये कह रहा है कि आपको ये 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है, कैलकुलेट करके बताओ, इसके लिए कोड आपने लिखना होगा। तो आपने यहाँ पे किया था द प्रोसीजर फर्स्ट 10 विल आउटपुट द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर फ्रॉम 0 to 9। द प्रोसीजर इज यूज्ड, द प्रोसीजर विल यूज द फंक्शन फ्रॉम पार्ट ए। पार्ट ए में हमने फंक्शन फैक्टोरियल बनाया जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है। उसके अकॉर्डिंग जो है आपने इस फ्लो चार्ट के फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ताकि इस तरह का आउटपुट आपके पास बने। तो ए पहले, सबसे पहले क्या होगा, ए ये कंडीशन लगा रही होगी कि इज नम, जो यूजर से इनपुट लिया गया, इज नम ग्रेटर देन 9। क्या नम आपका ग्रेटर देन 9 हो गया हुआ है? तो नो अभी नहीं हुआ। अभी अगर नहीं हुआ तो सी इज नो एंड बी इज यस। कि अगर हो गया तो एंड कर देना है। नो अभी 0 9 के इक्वल नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे कि हम अपने पास यहाँ पर आंसर को, फॉर एग्जांपल आंसर को हम सेट कर देंगे फैक्टोरियल नम। नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके आंसर में स्टोर किया। उसके बाद आपको नजर आ रहा है ये आउटपुट स्टेटमेंट है, तो आउटपुट दिया जाएगा इधर, आउटपुट दिया जाएगा एज फैक्टो आउटपुट फैक्टोरियल ऑफ नम कॉमा इज कॉमा आंसर। ये आउटपुट हो गया। एफ आपको नजर आ रहा है कि एफ पे क्या हो रहा है। एफ में जो है आप नम को इंक्रीमेंट कर रहे हो, इंक्रीमेंट नम। अच्छा,
इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए आप ये लफ्ज़ भी लिख सकते हो, असाइनमेंट उस तरह से भी लिख सकते हो कि चाहो कि आप ये नाम को इस तरह से लिख लो। अगेन उसमें भी पाबंदी नहीं है, लेकिन ये प्रेफर्ड ये फॉर्मेट होता है, लेकिन ये गलत नहीं होगा आपका। इस पे कोई सवाल है आपका? नोप। अच्छा, उसके बाद जो है कि कहते हैं आपके पास आ जाता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आगे वाला, ये उससे आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है और कहते हैं कि इसका इक्विवेलेंट सूडो कोड लिखें। इसके बाद कौन सा बड़ा मुश्किल सवाल है? एक ये है, एक ये भी है। अच्छा ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। अच्छा, ये आपको दिया गया फ्लो चार्ट और आपने इसका जो है इक्विवेलेंट सूडो कोड लिखना है। इधर अगर हम देखते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है कि आप इनपुट में ले रहे हैं यूज़र आईडी, इनपुट यूज़र आईडी, उसके बाद एवरेज को साइन हो रही है गेट एवरेज यूज़र आईडी, उसके बाद आपने टोटल को सेट कर दिया 0 पर, और उसके बाद इंडेक्स सेट हो गई है 4 पर। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पर एक लूप लगा हुआ है सारा, ये लूप है सारा क्योंकि ये वापस घूम के उसकी तरफ आ रहा है। इज इंडेक्स ग्रेटर देन 7, ठीक है, तो इधर क्या लग जाएगा आपके पास? लूप लग जाएगा वाइल इंडेक्स इज नहीं, वाइल इंडेक्स इज लेस देन 7, सॉरी, वाइल इंडेक्स इज लेस देन 7 क्या किया जाएगा? लास्ट को सेट कर दिया जाएगा सेम मंथ इंडेक्स पर। उसके बाद क्या होगा? इफ स्टेटमेंट है, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन लास्ट। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि इफ एवरेज इज ग्रेटर देन लास्ट, देन क्या करेंगे हम? देन अगर वो उससे ग्रेटर देन लास्ट है तो एवरेज को सेट कर दिया जाएगा टोटल पर, एल्स लास्ट को सेट कर दिया जाएगा टोटल पर, एंड इफ टोटल इंक्रीमेंट हो जाएगी, जो इंडेक्स है वो इंक्रीमेंट हो रही है बाय 1, इंडेक्स यहाँ पे आ गई, और यहाँ आ जाएगा आपके पास एंड वाइल आने के बाद जब आपकी ये हो जाएगी तो आप ये वाला फंक्शन कॉल कर देंगे अपडेट यूज़र आईडी टोटल, अपडेट सॉरी कॉल अपडेट यूज़र आईडी कॉमा टोटल। ये आपके पास इसका सूडो कोड बन रहा है। वैसे लिखना इधर होता है लेकिन मैंने सर समझाने के लिए इधर लिख दिया। कोई सवाल इसके अंदर? सही सर, ये तो सर फ्री के मार्क्स हैं। तकरीबन चंद एक सवाल इस पर कभी बार मुश्किल आए हैं, वरना तो बहुत ईजी सर। अच्छा, गिव द नेम ऑफ द आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट इन द फ्लो चार्ट। इसमें से कौन सा आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट इस्तेमाल हुआ हुआ है? इस पे बेसिकली आपके पास एक कंडीशनल लूप लगा हुआ है। कंडीशनल लूप, सर कंडीशनल लूप को भी मतलब पोस्ट कंडीशन या प्री कंडीशन लिखना जरूरी है? ऐसे कंडीशनल लूप लिख डिपेंड लें। करता है कि क्योंकि इधर आपने कोड, क्योंकि फ्लो चार्ट में ना ये नहीं होता, फ्लो चार्ट में दो ही केसेस आपको नजर आ रहे होते हैं कि या तो आपके पास वो है, वैसे तो ये काउंटर कंट्रोल लूप से भी हो जाएगा, तो डिपेंड करता है कि आपने कोड किस तरह से इंटरप्रेट किया है, क्योंकि इसमें खाली इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स है हम्म। तो इंडेक्स को आप इनिशियली 7 पे सेट कर दो, सॉरी 4 पे सेट कर दो, 7 तक के लिए लूप लगा दो, यानी कि 3 आइटरेशन का लूप लग जाएगा आपके पास 4 to 6 का। सही। तो वो डिपेंड करता है आपने किस तरह से लिखा है, तो कंडीशनल लूप काफ़ी होगा। उसके बाद जो है कि कहते हैं यहाँ पर कोई हैवी सा क्वेश्चन मैं देख देता हूँ, एक सेकंड। मेरे पास इधर को लिस्ट पड़ी होती थी, इसके अंदर सवाल थे, किधर गई लिस्ट? क्वेश्चन नंबर 12 लग रहा है कुछ। ये भी कुछ खास नहीं है।
an algorithm is being developed, and the part of the algorithm will input 3 numeric values and assign them the identifiers num1, num2 and num3. Assign the largest value of the variable answer. यानी कि वेरिएबल आंसर को ही दे दिया जाएगा और num1, num2, num3 को अंदर चेक किया जाएगा कि यूजर से इनपुट लेकर output a message giving the largest value and the average of the 3 numeric values. Assume all 3 values are different and not input in a particular order. कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं आई और तीनों डिफरेंट होंगी. ऐसा नहीं कि दो वैल्यू सेम हो. तो इधर आपके पास आ जाएगा यार, एक सेकेंड. तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट लिया गया num1, num2, num3 का. इधर इस पर थोड़ी सी मुश्किल आ जाएगी कि उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि आपको सिर्फ इतनी चीज़ें यूज़ करनी है. तो सबसे पहला कंपैरिजन आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा, इज num1 greater than num2 and num1 greater than num3. अगर तो ये बात है तो इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर जो है वो num1 है. सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ? नंबर 1 हुआ. अच्छा, अगर नहीं है तो उसके बाद हम इधर कंपैरिजन लिख लेते हैं, इज num2 ग्रेटर देन num3. क्या आपके पास जो num2 है क्या वो num3 से बड़ा है? और एंड इधर दूसरी कंडीशन है, एंड num2 ग्रेटर देन num1. अगर ये बात है तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो है वो क्या हुआ? आंसर इज num2. वरना आपके पास आंसर क्या बना? आंसर आपके पास बन गया num3. अच्छा, जब आपके पास ये आ गया तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपकी असाइनमेंट स्टेटमेंट दी गई है तो यहाँ पर आपने एवरेज कैलकुलेट कर देनी है. एवरेज को आप असाइन करेंगे यहाँ पर num1 प्लस num2 प्लस num3 एंड होल डिवाइडेड बाय 3. और इधर आप आउटपुट करोगे मैसेज, आउटपुट लार्जेस्ट नंबर इज कॉमा नम सॉरी आंसर एंड एवरेज इज कॉमा एवरेज. ये आपके पास मतलब थोड़ी सी डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा थी, इसके 5 मार्क्स थे. इसमें कोई सवाल आपका? नहीं सर. अच्छा, उसके बाद जो है कि कहते हैं, ये तो सॉर्ट ऑफ ऐसे ही सवाल है जैसा पहले ऊपर आया था, सवाए ये कि इसके अंदर जो है आपको नहीं, ये भी कोई उतना टेक्निकल नहीं है. अगला टेक्निकल सवाल मेरे ख्याल से इससे अगला क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट है. अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, इसके अंदर थोड़ा सा इशू आया हुआ है कि इसकी मेरे जो है ना मार्किंग सीम नहीं है. मुझे नहीं पता किधर है इसकी मार्किंग सीम, लेकिन मैंने इसको देखा था. अब आई डोंट नो, शायद अपडेट होके आ गया हो, लेकिन जब मैंने बनाए थे ना टॉपिक्स तब इसकी मार्किंग सीम नहीं थी कोई पेपर के अंदर. तो और वैसे भी ये जो है कि कहते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप का सवाल है बेसिकली, जिसको पेपर रेफर कर रहा है यहाँ पर. इसमें कोई इतना ज़्यादा वो टेक्निकल चीज़ नहीं देगा. तो खैर, इधर पहले इस वाले को देख लेते हैं कि इधर आपके पास एक क्वेश्चन है. A record structure is declared to hold data relating to components being produced in a factory. फैक्ट्री में डेटा components प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये 3 उसके हिस्से हैं. A factory normally produces a batch or set of 1000 components at a time. The global array is declared to store 1000 records of a batch. ये आपके पास declare batch array 1000 of elements of components. Two global variables contain the minimum maximum acceptable weight for each component. The values represent an inclusive range and are declared as declare min max. आपके पास दोनों क्या हैं? रियल हैं.
तो the program uses the variable this index as an array index to access the record. Write a pseudocode clause to check whether or not the weight of an individual component is within the acceptable range. Acceptable range check करने के लिए आप क्या करोगे कि बेसिकली कंपैरिजन स्टेटमेंट लिखने को कह रहा है वो आपको कि if batch this index is less than इंक्लूसिव की बात की है ना उसने मैंने इंक्लूसिव रेंज है तो फिर आपके पास आ जाएगा इज लेस देन मिनिमम और बैच दिस इंडेक्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम तो देन यहाँ पर मतलब ये कि वो आपकी रेंज के आगे काम हो जाएगा when batches of less than 1000 components are processed, it is necessary to indicate that certain elements of the array are unused. Suggest how an unused array element could be indicated. रिकॉर्ड टाइप से क्या होता है कि जब आपके पास ये आ गया तो आप क्या कर सकते हो कि आइटम आईडी को सेट कर दो टू एन इनवैलिड वैल्यू सेट आइटम आईडी टू इनवैलिड वैल्यू इनवैलिड या सर ब्लैंक स्ट्रिंग कर सकते हैं इनवैलिड कर सकते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली यार इस सारी चीज़ के लिए एक टाइप होती है आपके पास अब वो सूडो कोड वैसे दी नहीं होती उसे हम नन टाइप कहते हैं अब वही बात है कि इनके मुझे समझ नहीं आता कि पाइथन होते हुए क्यों नहीं पढ़ाया जाता आपको सूडो कोड क्यों पढ़ाने की जरूरत है पाइथन में ये नन टाइप एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर के आप सारा के सारा कहते हैं इवन वीबी में भी एग्जिस्ट करती है ये इसका फायदा ये होता है नन टाइप का कि जिधर आपके पास कुछ भी नहीं ना स्टोर करना उधर आप नन टाइप स्टोर कर देते हो अपने पास ये आपको सूडो कोड से अलाउ ही नहीं की हुई मुसीबत बनाई हुई आपके लिए कि वो आप इनवैलिड वैल्यूज देते हैं और सारा कुछ वरना नन टाइप के हिसाब से आप आराम से डिक्लेयर कर दो वो चीज़ क्या कहते हैं वो ब्लैंक बिल्कुल हर लिहाज से ब्लैंक कंसिडर होती है फिर नन टाइप वाली चीज़ अच्छा उसके बाद वो कहता है द मॉड्यूल इन रेंज विल be called with a parameter integer parameter representing the index value of a record in the batch array parameter जो है वो index value होगी of a record check if the weight of the indexed component is within the acceptable range range check करनी है return कर देना true अगर range में है वरना false कर देना if it is not module batch check iterates to the batch of 1000 component records calls module in range to check each individual component keeps a count of the number of components that fail output a suitable warning message and immediately stop if the count number of failed components exceed 5 उसी टाइम रुक जाना जैसे ही कि आपके पास failed count जो है वो 5 की इक्वल हो गया तो इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं कहानी उससे ज़्यादा लंबी कर दी हुई है इससे थोड़ा सा वो लग रहा है सबसे पहले जो है आपके पास इंडेक्स सेट हुई होगी जी जी बताओ इजी है सर ये भी हाँ तो इधर हम सबसे पहले जो है क्या कहते हैं इंडेक्स को सेट कर देंगे अपने पास 1 पर नहीं इंडेक्स को पहले 0 पे सेट कर लेते हैं ताकि इंडेक्स को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लेंगे और काउंट को भी सेट कर लेते हैं अपने पास 0 पर इंडेक्स यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी इंडेक्स को हम असाइन कर देंगे यहाँ पर इंडेक्स प्लस 1 इस इंडेक्स इक्वल टू 1001 तो नो अभी तो कोई नहीं हुआ तो क्या करोगे आप यहाँ पर कि आप यहाँ पर उसके बाद चेक करोगे इस इन रेंज आपके पास एरे का क्या नाम था बैच नहीं इससे इन रेंज में क्या लेना था इंटीजर इंडेक्स वैल्यू अच्छा इंडेक्स वैल्यू खाली लेनी है तो इधर इन रेंज में आ जाएगा आपके पास इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू क्या ये ट्रू की इक्वल है अगर तो ये ट्रू की इक्वल है तो ये इंक्रीमेंट कर जाएगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट अगर नहीं है तो फिर आप अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर दोगे बाय 1 क्या आपका काउंट ग्रेटर देन 5 हो गया है इस काउंट ग्रेटर देन 5 अगर काउंट ग्रेटर देन 5 हो गया है यस काउंट इज ग्रेटर देन 5 तो आप इधर आउटपुट कर दोगे आउटपुट बैच रिजेक्टेड ये आउटपुट कर दिया आपने
और अगर ये नो काउंट अभी आपका इक्वल नहीं हुआ उसके, तो फिर ये इंक्रीमेंट कर जाएगा टूवर्ड्स दी नेक्स्ट वैल्यू। किधर गया ये ये क्या हो गया इसको, हाँ ये इंक्रीमेंट कर जाएगा टूवर्ड्स दी नेक्स्ट वैल्यू। ये डायग्राम हो गया। कोई सवाल इसके अंदर? नोप। अच्छा, एक जो है इसे कहते हैं हम, या ये मैं सवाल जो है ना एक दफ़ा देख दूं, अक्टूबर नवंबर 24 का पेपर 2-3 की मार्किंग स्कीम अगर मुझे मिल जाए। अच्छा, an implementation of a linked list uses an integer variable and a 1D array list of type node. Record type node is declared using the pseudocode as follows. ये आपको एक node type दी गई है. A array list is declared in the pseudocode as follows. ये array declared है. The linked list operates as follows. Integer variable head pointer will store the array index of the first node in the linked list. The pointer field of the node contains the index value of the next array element in the linked list. The value 0 is used as a null pointer. या ये आपको भी समझ ही नहीं आना, बल्कि अभी आपने वो पढ़ी नहीं हुई एब्स्ट्रैक्ट टाइप्स, क्या मैं भी करा रहा हूँ। खैर, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन 15-16 को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में वो हमसे कह रहा है कि a program is being developed to calculate the pay of employees working for a company. The function calculate bonus calculates bonus pay based on the values of sales. Bonus pay is calculated as shown in the table. Below 2000 sales को 0 पे मिल रही है इन डॉलर्स बोनस, जिनको 2000 से 4000 इंक्लूसिव मिल रहा है तो उनको 10 बोनस पे मिल रही है। ये परसेंटेज होगी शायद कोई उसकी। और उसके अलावा जिनके 4000 प्लस डॉलर की सेल है उनको 100 मिल रहा है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे उसने दिया हुआ है, तो आप बोनस पे को उसने दिया हुआ है कि सबसे पहले कि अगर उसकी सेल्स ग्रेटर देन 4000 नहीं है तो वो इधर डायरेक्टली रिटर्न कर देगा। अगर उसकी ग्रेटर देन 4000 है तो क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 है? नहीं, तो 10 पे सेट हो गया, वरना आपने 100 पे सेट कर दिया। The flowchart contains a logic error. One logic error that a bonus pay will not set to 10 although the value of sales input is between 2000 and 4000 inclusive. Explain why this error occurs. ये एरर इसलिए अकर कर रही है क्योंकि आपने जो पहला फर्स्ट डिसीजन है ना वो गलत लिया है। ये डिसीजन गलत लिया हुआ है, ये पहला वाला। पहले 2000 का लेना चाहिए था, फिर 4000 का लेना चाहिए था। तो जबकि उसने यहाँ पे उल्टा कर दिया, जिस वजह से कि अगर उसकी ग्रेटर देन 4000 नहीं है लेकिन 3000 फॉर एग्जांपल, तो वो भी रिजेक्ट होकर सीधा नो पे आ जाएगा, उसको बोनस पे नहीं मिलेगी। तो इधर आपके पास आ जाएगा द फर्स्ट डिसीजन सिंबल इज रॉन्ग, द फर्स्ट डिसीजन सिंबल इज रॉन्ग। करेक्ट एरर करेक्ट किस तरह से होगी कि आपकी फर्स्ट डिसीजन शुड चेक द वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000। फर्स्ट कंडीशन should check for values greater than or equal to 2000. There are different ways to reduce the risk of errors when developing a new program, such as use of constants. State a value that could be replaced with a constant in the function calculate bonus. इसमें हमारे पास जो 2000 है, 4000 है, 10 है, 100 है, इन सबको जो है हम सेट कर सकते हैं कांस्टेंट पे। फॉर एग्जांपल आप इधर लिख लेते हो 10 एंड 100। वैसे तो उन्होंने एक मांगी हुई, तो कोई एक ही लिखना तो बेहतर है। Explain how the use of constants help to reduce the risk of programming errors. इससे क्या होता है कि value cannot be changed, makes the program easier to understand. आप ये दो बातें लिख सकते हो कि the value cannot be accidentally changed. It also makes the program easier to understand. One other way that can reduce the risk of errors when writing a program is the use of library routines. Explain how library routines can reduce the risk of programming errors.
इसमें बेसिकली आपके पास जो टेस्ट कोड्स मौजूद होते हैं वो प्री टेस्टेड होते हैं, उस वजह से इसके अंदर वो एरर फ्री होते हैं। द कोड्स आर प्री टेस्टेड एंड एरर फ्री। फ्लो चार्ट का सवाल तो है नहीं है वैसे ज़्यादा। इस पे आपके पास जो दो टाइप्स ऑफ दूसरी एरर हैं, एक आपके पास सिंटेक्स एरर आ सकती है जो एरर रिलेटेड टू द ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एंड आपके पास रन टाइम एरर आ सकती है। रन टाइम एरर क्या होती है? जो कि प्रोग्राम आपको कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करो, फॉर एग्जांपल डिवीजन बाय ज़ीरो। तो ये सवाल हो गया। उसके बाद आपके पास रह जाता है क्वेश्चन नंबर 16। इससे कोई सवाल वैसे? नहीं सर। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है, which says कि an algorithm will input 10 integer values, one value at a time, store the first value in input into the first location of the array number, store the next value in the next unused location of the array number, output the contents of the number array in opposite sequence in that it was input। जिस तरह से डाला गया था उसके उल्टे सीक्वेंस में बाहर निकालना है। वेरिएबल डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। सिंपल काम है बड़ा सा। सबसे पहले जो है आप यहाँ पर काउंट को सेट कर दोगे 1 पर। काउंट को आपने सेट कर दिया 1 पर। उसके बाद आप कंडीशन लगाओगे इज काउंट ग्रेटर देन 100। तो अगर वो नहीं है काउंट अभी तक ग्रेटर देन 100 तो आप यहाँ पे यूज़र से ले लोगे इनपुट। इनपुट नंबर। नंबर का इनपुट लेने के बाद आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर वो जो एरे नंबर थी उसको ये वैल्यू साइन कर दोगे। आपके पास थी नंबर, उसकी इंडेक्स में आप लगा लेते हो काउंट और इसको साइन कर दोगे अपने पास वैल्यू। वैल्यू साइन होने के बाद जो है कि कहते हैं आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर काउंट को इंक्रीमेंट कर दोगे बाय 1। ये करने के बाद जो है कि कहते हैं आप वापस से घूम के इधर आ जाओगे। अब जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 100 हो गई तो अब आपने क्या करना है? अब आपने काउंट जो है आपको वापस सेट करना होगा वो 100 पर। अगर वो ग्रेटर देन 100 हो गई है तो आप ऐसे इसको 100 पे सेट करोगे, ठीक है। काउंट को आप वापस सेट कर दोगे 100 पर। उसके बाद आपने यहाँ पर अगली कंडीशन लगानी है, इज काउंट इक्वल्स टू 0। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने रिवर्स ऑर्डर लिनियर सर्च नहीं कराया था उसी तरह से बस रिवर्स ऑर्डर में आउटपुट करा रहा है आपसे। लिनियर सर्च तो नहीं करा रहा, बस करा रहा है आपसे आउटपुट। तो यहाँ पर आप कर दोगे अपने पास आउटपुट नंबर काउंट। उसके बाद जो है आप काउंट को डेक्रीमेंट करोगे, काउंट -1, एंड उसके बाद आप घूम कर यहाँ ऊपर आ जाओगे और जैसे ही आपका काउंट 0 के ऊपर होगा तो ये कोड आपका एंड कर जाएगा। पेपर में थोड़ा सा नीट बना लेना, मैंने ज़्यादा ही गंदा बना दिया, लेकिन ये आपके पास इसका बनता है फ्लो चार्ट। कोई सवाल इसके अंदर आपका? तो मैं कह रहा था जो हम एरे है उसके अंदर जो हम स्टोर कर रहे हैं जी यूजर का इनपुट, जी। वो तो मतलब उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि वो एम्प्टी होना जरूरी है उसका जो इंडेक्स है, तो ये हम यहाँ पे मतलब चेक तो नहीं कर रहे वो। एरे तो आपकी शुरू से ही एम्प्टी है ना, क्योंकि कहते हैं आप उसके स्टोर इन द नेक्स्ट यहाँ अनयूज्ड पे लोकेशन ऑफ द एरे। हाँ अनयूज लोकेशन, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब कोई मतलब यूज लोकेशन होंगी पहले से। ये मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। हो भी सकती है। हाँ, पॉइंट तो ठीक है आपका, बिल्कुल हो सकती है। मार्किंग स्कीम देखते हैं उसने क्या किया पे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ही कुछ गलत लिखा है। नहीं, असल में कहेंगे तो अगर वो कुछ भी नहीं लिखा तभी अगली वाली लोकेशन तो अनयूज्ड ही है ना। तो गलत तो इस सेंस में नहीं लिखा हुआ, शायद उसे बहुत ज़्यादा वैसे कर दिया। मैं देख देता हूँ एक सेकंड आपको ना, इसकी आंसर स्कीम किधर गई।
असल में जो पुराने क्वेश्चन हैं वो तो मैंने 3-3 4-4 दफ़ा करा दिए हैं। नए वाले जो है ना मुझे वो उसका याद नहीं होते कि क्या आंसर थे उनके। हाँ, इंक्रीमेंट काउंट, हाँ नहीं वो तो कोई नहीं चेक कर रहा, वो कोई नहीं कर रहा कि इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है या नहीं। इनिशियलाइज अनयूज्ड एलिमेंट एडर 1 और 0 बिफोर फर्स्ट लूप। हाँ तो उसका कोई चेक नहीं है कि वो नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस पे हो। सही सही। क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस की तरफ जाना पड़ा ना तो फिर तो आपको एक छोटी सी लीनियर सर्च पूरी डालनी पड़ेगी अपनी अंदर कि आप अगली फ्री हाँ स्पेस वो, ढूंढो। तो हाँ ये तो इन द नेक्स्ट अनयूज्ड लोकेशन ऑफ द एरे, बस इन द नेक्स्ट इंडेक्स आ जाना चाहिए था, इतने उससे मुश्किल भी करके लिखा। खैर ये तो मुझे समझ आया, ये अनयूज क्यों लिखा है इसमें। हाँ वो उससे खैर चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। ये आपका खैर कंप्लीट हो गया और फ्लो चार्ट्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके क्वेश्चन ही टोटल 16 थे, वो मैंने आपको